नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं दो भारत बना दिए गए, एक गरीबों का भारत, एक अमीरों का भारत। एक भारत जो पावरफुल लोगों का है, ताकतवर लोगों, धनवान, शक्तिवान और तमाम तरह की पॉलिटिकल पावर दूसरी, और दूसरा भारत जो कमजोर लोगों का, दबा देने का, मार देने का। और जब यह भारत बन गया तो आप किसकी उम्मीद करेंगे? लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र पर कैसे कैसे हमला किया जा रहा है वह स्पष्ट दिखता है। एसआईआर होती है बिहार में तो वोट किसी बड़े आदमी के नहीं काटे जाते, वोट गरीब के काटे जाते हैं, दलित के काटे जाते हैं, पिछड़े के काटे जाते हैं, आदिवासी के काटे जाते हैं, अल्पसंख्यक के काटे जाते हैं, महिलाओं के काटे जाते हैं, और सबसे ज्यादा तो महिलाओं के ही काटे जाते हैं। तकरीबन 7%, वहां की कुल आबादी के 7%। और यदि चुनाव आयोग की बात मान ले तो बिहार सरकार जो लिंगानुपात बताती है वह झूठा बताती है, क्योंकि यदि चुनाव आयोग सही है तो वहां इतनी महिलाएं हैं ही नहीं, और यदि सही है तो चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। अब फैसला तो इन दोनों सरकारी संस्थाओं को ही करना है, लेकिन न सरकार अपनी गलती मानने को तैयार है, न चुनाव आयोग। उल्टा जस्टिफाई करने को तैयार। जिसके घर नहीं होगा तो वो किसी दूसरे के घर में डाल दिए जाएंगे, या 00 हाउस नंबर करके डाल दिया जाएगा। भाई जिसके घर नहीं है, जिसका उसका एड्रेस भी नहीं होगा, उसका कुछ और नहीं होगा, और जब कुछ नहीं है तो फिर वोटर कार्ड कैसे बन जा रहा है? फुटपाथ पे सोने वाले क्या लाखों लोग हैं? बड़े सारे सवाल खड़े। इन सारे सवालों के बीच आपसे बात करता हूं। सबसे पहले शुरू करता हूं कि नरेंद्र मोदी जिन दिनों भारत के प्रधानमंत्री बने थे नए नए, और बनने के बाद दुनिया में जाते थे तो क्या कहते थे वो सुन लीजिए। छोड़ो यार, डूब गए। ये दक्षिण कोरिया, ये चाइना में। अरे भगवान बचाए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा किया, पता नहीं। ये दक्षिण कोरिया क्या पाप किया, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए। आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के, पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने टिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में। मेरी गाड़ी उल्टी है, उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। हमारे यहाँ तो आप ये समझिए, दुनिया के अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तमाम सारे देशों का है। इतना देर आपके पास न सुनने का टाइम है, न मेरे पास सुनाने का टाइम, लेकिन बता रहा हूं। तो इस तरह नरेंद्र मोदी कहते थे कि अरे कुछ नहीं है, चलो छोड़ के चले जाएंगे। तो साहब आज वही स्थिति है। आपने देखा कैसे तमिलनाडु में वह गणेशन करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाला युवा था, और जो कि भारत के तमाम पड़ोसी देशों में भी बिजनेस करता है। लेकिन भारत में इतना भ्रष्टाचार, इतना उत्पीड़न, यह स्थिति आ गई कि उसने फैसला कर लिया कि वो 1 अक्टूबर से भारत में अपना कारोबार ही बंद करेगा। वो जो कारोबार करता था उसमें जो भारत को टैक्स देता था, वही तकरीबन वो 10 करोड़ रुपया हर साल टैक्स दे देता था। अब आप सोचिए, उसको बार बार इतना परेशान किया गया, उसने कहा अब मैं यहां बिजनेस ही नहीं करूंगा। एक बिजनेस में भारत का सिर्फ इसलिए छोड़ गया क्योंकि यह स्थिति। आप कहेंगे एक आदमी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं,
पिछले 10 साल में, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मैं वही डेटा की बात करूंगा जो भारत सरकार ने डेटा दिया संसद के अंदर, और उसमें जो दिया इसी साल मार्च में दिया, और उसके मुताबिक जो संसद सत्र के दौरान दिया, उसके मुताबिक 2014 से 2024 तक भारत के तकरीबन 50,000 मिलेनियर्स ने, यानी करोड़पति अरबपति लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। 50,000 करोड़पति अरबपति छोड़ के चले गए। इन लोगों से जो भारत को आमदनी होती थी, जो ये अपने साथ पैसा ले गए, जो संपत्ति जो इनकी थी और सब कुछ था उसको बेच के या जैसे भी करके अपना पैसा ले गए भारत से समेट के, वो करीब 250 लाख करोड़ का, यानी जितना भारत के ऊपर दुनिया भर के बैंकों का कर्ज है, उतना पैसा वो अकेले लेके चले गए, वो 50,000 मिलेनियर्स। यानी यदि वो अपना पैसा यहां छोड़ देते तो भारत जीरो कर्ज में आता, भारत सरकार के ऊपर 1 रुपया कर्ज नहीं होता। लेकिन वो जो पैसा लेके गए वही सिर्फ इतना था, यानी भारत ने इतनी बड़ी अपनी संपत्ति खो दी। और ये वो रेगुलर यदि करते तो साल के करीब करीब उनका टोटल जो बनता जाकर के एसेट वो 300 लाख करोड़ से ज्यादा का होता। 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, करीब 250 लाख करोड़ रुपया वो अपने साथ ले गए इस भारत का, जिस भारत में यूं कर्ज है। और पिछले 10 साल के भीतर भारत के 24 लाख लोग भारत की नागरिकता भी छोड़ गए। 24 लाख लोग, ये भारत की संसद में भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया जवाब है। अब इतने लोग छोड़ गए तो आप कहेंगे वजह क्या है? और इसके बाद और बड़ी बात कि भारत के पिछले 10 साल में करीब 50 लाख बच्चे शिक्षा लेने भारत से बाहर के देशों में गए। आप कहेंगे क्या भारत के अंदर पढ़ाई की सुविधा नहीं है, यूनिवर्सिटीज और सब कुछ नहीं है? जी हां है। यहां गोबर दिमाग लोग और गोबर ज्ञान देने लगे हैं। नई शिक्षा नीति के नाम पे जिस तरीके से शिक्षा को बर्बाद किया गया है, जिस तरीके से उसे साइंस, टेक्नोलॉजी और सारी मैथमेटिक्स और इन सब चीजों से विमुख करके दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है, उससे बर्बादी तो होना तय है। मैंने आपको पिछले दौर में बताया था कि भारत में जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत सीबीएसई की 8वीं की मैथमेटिक्स की बुक का नाम गणित प्रकाश कर दिया, और उस गणित प्रकाश में गणित ही नहीं है, बाकी सब कुछ। अब आप सोचिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, उसकी किताब जो है मैथमेटिक्स की वो गणित प्रकाश हो गई, और उसमें ज्ञान जो दिया जा रहा है वो गणित का नहीं दिया जा रहा, उसमें हिस्ट्री बताई जा रही, उसमें डिफरेंट जगह बताई जा रही। अरे वो हिस्ट्री में बताइए, अब हिस्ट्री में कुछ और बताएंगे, कहीं और बताएंगे, भूगोल में कुछ बताएंगे, यहां कुछ बताएंगे, तो इस तरह का खेल चल रहा है। अब जब यह शिक्षा चल रही है तो आप सोच लीजिए, आपका बच्चा दुनिया के किस कंपटीशन में पास हो पाएगा, पास हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो जिंदगी बर्बाद होना तय है। इस देश के आईआईटीज के डायरेक्टर्स वो गौमूत्र और उनकी बातें कर रहे हैं। इस देश की तमाम डिग्री कॉलेजेस की प्रिंसिपल्स गोबर से पोतने की बात कर रही हैं, और उसके बाद अपने घर में नहीं कर रही, दूसरों को सलाह दे। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे आप अपने बच्चों को विदेश पढ़ने क्यों भेजते हैं, लेकिन
आप भेज पाए न भेज पाए, वो अपने सारे बच्चों को विदेश ही भेजते हैं, इंडिया में नहीं पढ़ाते, चाहे जिस बड़े नेता का नाम ले। एक भी नेता आप नहीं बड़ा नेता गिना पाएंगे जिसके बच्चे विदेश में नहीं पढ़े। यानी वो अपने देश की शिक्षा को इस योग्य नहीं समझते। अब आप कहेंगे ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों है, कहां जा रहे हैं बच्चे? तो सबसे ज्यादा बच्चे अमेरिका जाते हैं, 35% से अधिक, 35 से 36% के बीच। इसके बाद कनाडा, फिर यूनाइटेड किंगडम यानी वही ब्रिटेन, अंग्रेजों का देश, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, फिर जर्मनी, फिर जो है इस तरह से वो जाते हैं। यहां किस लिए जाते हैं? साइंस पढ़ने जाते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ने जाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ने जाते हैं, एआई जैसे कोर्स पढ़ने जाते हैं, और वो इनके लिए करते हैं। वजह क्या है? वैश्विक स्तर पर उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार जॉब मिल सके, नौकरी मिल सके, काम मिल सके, और अच्छे ढंग से वो डेवलप हो सके, बेहतर शिक्षा पा सके और दुनिया में मुकाम हासिल कर दे। 2023-24 में अमेरिका ने 3.5 लाख भारतीय छात्रों को वीजा दिया था, 2023-24। अब आप इससे समझिए। और इसके अलावा हेनली और स्टेटिस्टा दोनों इंटरनेशनल जो वो है, और भारत का जो विदेश मंत्रालय है, इन सब की रिपोर्ट बताती है अधिकतम बच्चे इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले और उनकी शिक्षा के मुताबिक रोजगार मिले। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार और सबके लिए जाते हैं। भारत अपने बच्चों को सक्षम रोजगार क्यों नहीं दे पा रहा है? पंडित नेहरू को तो कोसेंगे, उन्होंने वो IIT, IIM, एम्स, शुगर इंस्टीट्यूट, लेदर इंस्टीट्यूट, फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट, CSIR और न जाने कितनी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट बनाए, एम्स, PGI जैसे तमाम इंस्टीट्यूट्स बनाए, तमाम अदर्स इंजीनियरिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बनाए, और उन सब में मिलने वाली शिक्षा के लिए दुनिया में हमारे बच्चों ने नाम कमाया, दुनिया में वो नीति निर्धारकों में आए। वर्ल्ड बैंक के चाहे चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हो, या IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हो, डायरेक्टर रहे हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हो, या अदर्स इंस्टीट्यूट्स के रहे, तमाम जगह भारतीय पहुंचे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी उठाने वाले जो सरदार जी हैं, वो इत्तेफाक से उन्हीं इंस्टीट्यूट के पढ़े। अब आप सोचिए, और नोबलिस्ट से लेके सब निकल के गए उन्हीं इंस्टीट्यूट से। तो जो उन इंस्टीट्यूट से जो नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट हो, या और जितने भी इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट और सब कुछ, सब उन्हीं के दिए। तो नेहरू ने जो इंस्टीट्यूट दिए, उनके बूते हम ये पहुंचे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हमारे यहां बिजनेस तक करने को तैयार नहीं है वो लोग जिन्होंने भारत से ही इतना पैसा कमाया, और वो छोड़ छोड़ के जा रहे। बहुत सारे वो लोग चले गए जो भारत का पैसा भी मार गए। चलिए, ये क्यों हो रहा है? 2014 में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट होती है, सालाना जारी होती है, इसके मुताबिक किस देश में कितना जो है भ्रष्टाचार है, इसको लेके होता है। तो आप जान लीजिए, 2014 में जब बड़े आरोप लग रहे थे कि भारत में 2G हो गया, कॉमनवेल्थ स्कैम हो गया, रेल गेट हो गया, कोल गेट हो गया, न जाने क्या क्या आरोप लगाए जा रहे थे। अन्ना बैठ के धरना कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, अरविंद केजरीवाल चिल्ला रहा था, नरेंद्र मोदी की पूरी भाजपा RSS चिल्ला रही थी, और सब कर रहे थे, लोकपाल लोकपाल चिल्ला रहे थे। लग रहा था आज ही फांसी चढ़ा दे। जन जी का वो आंदोलन चल रहा। तब भारत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स में 85वें नंबर पे था, 85 नंबर। और आप कहेंगे अब
तो आज जब आप बात करते हैं 2024 तक की रिपोर्ट है, तो 2024 में वो 96 नंबर पर आ गए और उसके पहले वो उससे भी कम पे था। तो अब आप समझिए 180 देशों में भारत इस जगह आ गया। भारत के पड़ोस के देशों में एक सिर्फ चाइना है जो 76 नंबर पे, यानी वो हमसे कम भ्रष्ट है। उसके अलावा बाकी सबके भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि पाकिस्तान 135 नंबर पे है, श्रीलंका 121 नंबर पे है और बांग्लादेश 149 नंबर पर है और भारत 96 नंबर पर, जो 85 नंबर पर हुआ करता था। अब आप सोच लीजिए कि इस तरह से भारत को भ्रष्ट से उठा के भ्रष्टतम बनाने की दिशा में मोदी ने बढ़ा दी। चंद दिनों में आप 100 नंबर पे होंगे, फिर उससे भी हो सकता है ऊपर जाए, और चाइना 76 नंबर पे। अब आप सोचिए, जो भारत और उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं था, आज इतना बड़ा अंतर हो गया। क्यों हुआ है इन सब चीजों को? क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। जो कारण आए सामने, उसमें आए कि भारतीय अपने परिवारों की सुरक्षा को लेके, भविष्य को लेके भारत में बहुत चिंतित थे। जिनके पास था उन्होंने नागरिकता छोड़ दी ताकि उनके बच्चों का भविष्य बेहतर बने, वो बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सुविधाएं, बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके, और इस तरह से उन्होंने सोचा। दूसरा, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण है। भारत की राजनीति इतनी भ्रष्टतम होती चली गई और प्रशासनिक जिस तरीके से लूट का केंद्र बना, अफसरशाही ने लूट करी और उसका नतीजा यह हुआ, नौकरशाही, भ्रष्टाचार, नीति, जो भारत सरकार की नीतियों की अनिश्चितता है और असंतुष्ट ही है, ये सारी वजह बनी जिस कारण से भारत के करोड़पति, अरबपति लोग भारत की नागरिकता छोड़ के चले गए। क्योंकि यहां पर जिस तरह से उनके साथ धोखा हुआ, कभी कानून कुछ है, 2 मिनट में नियम बदल दिया, कानून बदल दिया। आपने देखा ही, चुनाव आयोग को वोट चोरी करने के लिए साहब इतनी छूट दे दी गई कि उनके आयुक्त कोई भी गड़बड़ी करेंगे तो उनपे एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उनपे मुकदमा नहीं चलेगा, उन पर कुछ नहीं। चिल्लाते रहिए, लड़ते रहिए। राहुल गांधी चिल्ला तो रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, सबूत भी दे रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, उन्हीं के कागजों से दे रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। यह स्थिति है। और इसमें सबसे बड़ी तादाद कहां की? इसमें सबसे बड़ी तादाद गुजरात की है, पंजाब की है, आंध्र प्रदेश की है, जो लोग छोड़ के गए। अब आप सोचिए, इन जगहों के गए। सिख समुदाय के बहुत सारे लोग वहां होते हैं, कहते हैं यहां तो कुछ जीवन नहीं, वहीं चलो। तो यह बर्बादी का क्रम घटने की बजाय बढ़ गया, इतना बढ़ गया हो। तो आप सोचिए, भारत से कमाएंगे और चले जाएंगे। तो यह स्थिति पैदा हुई, तो निश्चित रूप से यह भारत के दुर्भाग्य का विषय है। यही बात तो राहुल गांधी बार बार कहते रहे कि इस सरकार ने किस तरीके से वह किया है, यह परेशान करके कैसे करती। इसका उदाहरण, जिस बिहार में एसआईआर हो रही, महिलाओं के वोट सबसे ज्यादा काट दिए गए, तकरीबन करीब करीब 7%, और दलितों के काट दिए गए, पिछड़ों के काटे गए, आदिवासियों के काटे गए और अल्पसंख्यकों के काटे गए। अब आप सोचिए, इतने 23 लाख से अधिक तो महिलाओं के वोट काट दिए गए। उसके बाद में इन लोगों की, यानी जो कमजोर है, राहुल गांधी ने यही कहा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कि कमजोर को मार दो और ताकतवर के आगे झुक जाओ, सरेंडर कर दो। यही भाजपा आरएसएस की सरकार की नीति है। तो यही हो रहा है। बड़ों के मजबूत का कुछ नहीं, छोटों के काटे गए, उन्हें परेशान किया जाता है, उनसे पैसे भी लिए जाते हैं नाम भी जोड़ने के लिए। आप समझ लीजिए इस स्तर का भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार का मैंने चेन्नई वाला बताया कि गणेशन ने सब काम समेट लिया। सरकार को ये भी नहीं, उसने पिछले 1.5 साल से शिकायतें करता चला आ रहा है। वित्त मंत्री वहां से आती है, वित्त मंत्री को कहा
तो साहब बताया गया ये तो अफसर ही उन्हीं के हैं, उन्हीं के ने यहां पे अपॉइंट किया है, तो फिर उसमें क्या हो सकता है? तो ये आप जान। तो अब उस बिहार का देखिए, बिहार में जहां नरेंद्र मोदी ने हर महिला के खाते में 10,000 रुपए डालने की बात करी और इस तरह करके उन्होंने 70 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डाला, उसी बिहार की दशा क्या है? उस बिहार की महिलाओं ने, सिर्फ महिलाओं की बात कर रहा हूं, महिलाओं ने 1,90,000 महिलाओं ने, 95,000 महिलाओं ने, स्थिति ये है, सॉरी 1,95,000 जो है हजार महिलाओं ने वहां पर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन उठाया है, जो अधिकतम 30,000 या न्यूनतम 10,000, यानी इतनी बुरी दशा में कि घर रोटी सब चलाने के लिए लोन लेना पड़ा है। और आत्महत्या का आंकड़ा इतना दर्दनाक है कि कुछ कहना नहीं। ये भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं, वहां के आंकड़े बताते हैं। अब आप सोचिए किस दशा में लाके भारत को खड़ा कर, उनके वोट भी काटो, उन्हें कर्जदार भी करो, उन्हें मारो भी, उनका शोषण भी करो, सब कुछ करो। तो इसके खिलाफ जब राहुल गांधी आवाज बनते हैं तो सरकार को तकलीफ होती है। भ्रष्टाचार आप करें और आरोप उन पे लगे। कांग्रेस पार्टी ने, जिसने तकरीबन 49 साल, राउंड फिगर में कहिए 50 साल इस देश पर शासन किया, उसके इस देश के 90% जिलों में अपने ऑफिस नहीं है। उसका राष्ट्रीय ऑफिस पहली बार अभी दिल्ली में बनके तैयार हुआ, इसके पहले तक वो किराए पर ही थे। और इसी तरीके से देश के तमाम जगह, यानी जिनके 10% नहीं, लेकिन भाजपा के इन 11 साल में स्थिति हुई, देश का कोई जिला बाकी नहीं रहा, कस्बे तक बाकी नहीं रह रहे हैं जहां इनके पक्के अच्छे ऑफिस न बन गए हो और ये हो। तो सोचिए कौन भ्रष्ट है और कौन ईमानदार। फैसला आपको करना है।